चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कुड द पार्टीशन ऑफ इंडिया बी अवॉइडेड? क्या भारत का जो विभाजन हुआ उसे टाला जा सकता था, उसे रोका जा सकता था? एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन हम इतिहास में घटी हुई घटनाओं के संदर्भ में कुछ जजमेंट लगा सकते हैं। तो इतिहासकार इस प्रश्न के उत्तर को लेकर के दो धड़ों में बटे हुए हैं। कुछ का मानना है कि विभाजन को टाला जा सकता था और कुछ का मानना है विभाजन को नहीं टाला जा सकता था। खास करके जो विभाजन को टाला जा सकता था, इस मत के लोग हैं वो ज्यादातर भारतीय इतिहासकार हैं और कुछ ब्रिटिश इतिहासकार हैं। लेकिन जो ये मानते हैं कि विभाजन तो होना ही था, अनिवार्य था, इनएविटेबल था, नेसेसरी था, ऐसे मानने वाले ज्यादातर इतिहासकार पाकिस्तानी हैं, प्रो पाकिस्तानी है और ब्रिटिशर्स हैं। ब्रिटिश इतिहासकारों में ऐसे कम इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि विभाजन टाला जा सकता है, लेकिन ज्यादातर ब्रिटिश इतिहासकारों का कहना है कि इसे टाला नहीं जा सकता था। ऐसा उन्होंने जानबूझ के कहा है ताकि अंग्रेजों पर यह आरोप ना लगे कि इन्होंने ही विभाजन करवाया। इसलिए उन्होंने ज्यादातर इतिहासकार ब्रिटेन के ये कहते हैं कि विभाजन टाला नहीं जा सकता था, लेकिन कुछ जो ईमानदार हैं, दो तीन, उन्होंने कहा है कि नहीं, विभाजन तो टाला जा सकता था। तो हां कहने वाले कौन है और ना कहने वाले कौन है, ये समझ लीजिए। ठीक है, विभाजन टाला जा सकता था, ये हां कहने वाले में ज्यादातर इतिहासकार भारतीय, कुछ ब्रिटिशर्स इतिहासकार हैं। ठीक है, नहीं टाला जा सकता था माने ये अनिवार्य था, होके ही रहता, ऐसा कहने वाले में है जो अच्छा इसमें विभाजन को रोका जा सकता था, ऐसा कहने वाले में कुछ ब्रिटिश इतिहासकार, ज्यादातर भारतीय इतिहासकार और कम्युनिस्ट हिस्टोरियन, ये तीन। ठीक है, और जो नहीं टाला जा सकता था उसमें मेनली पाकिस्तानी हिस्टोरियंस, मेनली ब्रिटिश हिस्टोरियंस, ठीक है, इनका मानना है कि नहीं टाला जा सकता था। तो देखते हैं दोनों पक्षों को। जो ये कहते हैं कि विभाजन टाला जा सकता था, वो क्यों, ऐसा क्यों? तो यस, टाला जा सकता था। एक हम देखेंगे यस, एक देखेंगे नो। यस के फेवर में आर्गुमेंट क्या है? यस, टाला जा सकता था। हाउ, कैसे? इफ देयर हैड बीन, यदि ये चीजें होती या ये चीजें नहीं होती तो विभाजन टाला जा सकता था, विभाजन नहीं होता। नो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, यदि अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति नहीं होती तो विभाजन टाला जा सकता था। ठीक है, यह सारी हाइपोथेटिकल कंडीशन है, लेकिन यहां पर प्रश्न यह है कि अंग्रेजों को फूट डालो और शासन करो की नीति का मौका कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति, जिसमें हिंदू और मुसलमान खास करके एक दूसरे से अपोजिट, एक दूसरे से विपरीत, एक दूसरे को देखने की कहीं ना कहीं अंग्रेजों को यह बात समझ में आई होगी। इसी बात को अंग्रेजों ने आगे उजागर किया, उसको समर्थन दिया और अल्टीमेटली हिंदू और मुसलमान भारत में इस तरीके से रहने लगे जैसे ये वास्तव में दो धर्म नहीं, दो देश है। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और अपने फूट डालो शासन करो की नीति के माध्यम से कभी हिंदुओं को बरगलाना, कभी मुसलमानों को बरगलाना, मुसलमानों को तमाम प्रकार की छूट देना और उनके अंदर ये फीलिंग भर देना कि यू आर नॉट सेफ विद द हिंदूज। तो ये तमाम बातें, फूट डालो शासन करो की नीति नहीं होती तो शायद भारत का विभाजन रुक जाता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नो कम्युनलिज्म एंड फीलिंग ऑफ सेपरेशन। इसके अलावा जो संप्रदायवाद की भावना भारत में बढ़ी, जिसमें हिंदू मुसलमान एक दूसरे को केवल एक दूसरे से अलग नहीं, एक दूसरे से अपोजिट मानते थे, एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति अलगाव की भावना थी। हिंदुओं को लगता था हम मुसलमान से अलग है, मुसलमानों को लगता था हम हिंदुओं से अलग है। ये अलगाववाद की भावना, ये संप्रदायवाद की भावना ने अल्टीमेटली विभाजन को अल्टीमेटली जो है ट्रुथ बना दिया और विभाजन को रोका नहीं जा सका। तो अगर ये नहीं होता तो शायद विभाजन नहीं होता। तीसरी बात, नो ग्रोथ ऑफ रिलीजियस नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद कई प्रकार का होता है, उनमें से जो सबसे खतरनाक राष्ट्रवाद होता है वो होता है धार्मिक राष्ट्रवाद, जिसमें एक पर्टिकुलर धर्म और संप्रदाय के जो लोग हैं उन्हीं को राष्ट्रवादी माना जाता है और जो दूसरे उस धर्म संप्रदाय के लोग नहीं हैं उनको राष्ट्रवादी नहीं माना जाता। और माना जाएगा तो कुछ शर्तें हैं, जैसी पहली शर्त यह है कि दूसरी धर्म संप्रदाय वाला व्यक्ति अपना धर्म संप्रदाय छोड़ करके उस धर्म संप्रदाय में शामिल हो जाए जिसमें राष्ट्रवादी का दर्जा उनको मिले, अपनी पर्टिकुलर धर्म और रिलीजन को क्रिटिसाइज करें। ये तमाम कुछ फैक्टर्स हैं। तो ये जो धार्मिक उन्माद भारत में बढ़ा और धार्मिक राष्ट्रवाद
जिसमें हिंदू महासभा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुस्लिम लीग ने कहा मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। इस प्रकार की भावना ने भी विभाजन को अनिवार्य बना दिया। इसकी शुरुआत कैसे होती है? अर्लियर एक्सट्रीमिस्ट 1905 में बंगाल विभाजन के बाद जो प्रारंभिक उग्रवादी थे, भारत में गर्म दल के लोग थे, लाल बाल पाल, उन्होंने कुछ ऐसे हिंदू धार्मिक रीति रिवाज, तीज त्योहार और सिंबल का प्रयोग किया, जैसे गौ माता का, वंदे मातरम का, शिवाजी का त्योहार करना। ठीक है, इसके जगह पर उनको एक कोई ऐसा कॉमन सिंबल चुनना था जिसकी जड़ें हिंदुइज्म में भी है, इस्लाम में भी है। सिंधु घाटी सभ्यता चुन लिया जाता, ठीक है, या कोई ऐसा कैरेक्टर चुना जाता, या दो कैरेक्टर चुने जाते। एक तरफ हिंदू वाला शिवाजी वाले कैरेक्टर होते, तो दूसरे तरफ अकबर वाले कैरेक्टर को चुना गया था, लेकिन उसको महत्व उतना नहीं दिया। ठीक है, जैसे कि लाला लाजपत राय इत्यादि जो लोग थे, उन्होंने अगर शिवाजी को एक सिंबल बनाया तो अकबर को भी बनाया था। उसी प्रकार जो रेवोल्यूशनरी थे, उनको अनेक प्रकार की स्कॉलरशिप देकर के ब्रिटेन भेजा जाता था। उन स्कॉलरशिप का नाम था रानी लक्ष्मीबाई स्कॉलरशिप महिलाओं के लिए, शिवाजी स्कॉलर, और इसके अलावा पृथ्वीराज स्कॉलर, अकबर स्कॉलर भी वहां पर था। लेकिन बात यह है कि जो हिंदूवादी थे ये ज्यादा हाईलाइटेड हुए, इस्लाम वाले कैरेक्टर जो चुने गए वो ज्यादा हाईलाइटेड नहीं हुए। इस प्रकार से ये जो सिंबल वगैरह का उपयोग किया गया राष्ट्रवाद में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, यहां से मुसलमानों को लगने लगा कि यहां पर हमारे धर्म को खतरा आगे चल करके हो सकता है। मुस्लिम लीग ने तो दो राष्ट्र का सिद्धांत ही दे दिया। सर सैयद अहमद खान, फिर अल्लामा इकबाल, फिर मोहम्मद अली जिन्ना, फिर लियाकत अली खान, ऐसे बहुत सारे लोगों ने दो राष्ट्र सिद्धांत, रहमत अली चौधरी जिन्होंने पहली बार ये सिद्धांत दिया था, पाकिस्तान का नाम दिया था। तो ये तमाम चीजें धीरे धीरे मुस्लिम लीग में भी आ गई। हिंदू महासभा आ गई जिसने कल्चरल नेशनलिज्म का एक नारा दिया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसका मतलब जो भारत की हिंदू संस्कृति से ताल्लुक रखते हैं वही इस हिंदुस्तान में रहने के हकदारी है। इस प्रकार की बातें धीरे 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 हिंदू और मुसलमानों के बीच में दूरी बढ़ाना शुरू कर दी। अगर नो राइज ऑफ ग्रोथ ऑफ फासिज्म, पूरी दुनिया में फांसीवाद का उदय हो रहा था, और इस फांसीवाद का जो आधार था वो दो बातें थी। एक तो नस्लीय श्रेष्ठता, जिसमें यह कहा जाता था कि कुछ पर्टिकुलर नस्ल के लोग ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं, बाकी सब इंफीरियर होते हैं। जैसे जर्मनी में कहा गया आर्य सुपीरियर है, तो वही भावना भारत में भी आई। भारत के लोग अपने आप को आर्य मानते थे। और जो इस्लाम है, जो अरब से आए थे, दिक्कत यहां पर हुई कि इस्लाम में भी जो इस्लाम के लोग थे, मुसलमान थे, वह अपने आप को अरब से जुड़ करके देखने लगे, जबकि अरब से उनका कोई ताल्लुकात नहीं। वे भारतीय संस्कृति के लोग थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को अपनाया था। लेकिन उन्होंने अब जब भारत में, ध्यान रखना एक बात, जब भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन चला, तो सामाजिक सुधार आंदोलन ने एक तरफ भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाया, स्वदेशी की भावना को बढ़ाई, राष्ट्र अभिमान की भावना को बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर संप्रदायवाद को भी बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है? इधर जब धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, तो जो हिंदूवादी धार्मिक सुधार आंदोलन थे, खास करके जो रिवाइवलिस्ट थे, वेदों की ओर लौटो आर्य समाज, ठीक है, देव समाज, प्रार्थना समाज, ये सब ऐसे कुछ आंदोलन थे जिन्होंने भारत की जड़ें, भारत की संस्कृति की जड़ें प्राचीन काल में ढूंढना शुरू किया, और वो वैदिक काल की ओर चले गए। उससे बेहतर था वो सिंधु घाटी की ओर चले जाते, क्योंकि वैदिक सभ्यता अपने आप में एक सेकुलर सभ्यता नहीं थी, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक सेकुलर सभ्यता थी। तो जब हिंदुओं ने अपना पहचान, अपनी आइडेंटिटी वेदों में ढूंढना शुरू किया, वैदिक काल में ढूंढना शुरू किया, तो मुसलमानों को लगा हम अपनी पहचान कहां ढूंढे। तो उनको अपनी पहचान, क्योंकि इस्लाम का उदय ही बहुत बाद में हुआ है, अरब में हुआ है, तो उन्होंने अपने आप को अरब से जोड़ना शुरू कर दिया और यहां से अलगाव शुरू हो गया। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता से अपनी पहचान जोड़ते तो शायद ये समस्या नहीं आती, ये बात हमें ध्यान देना है। तो जब भारत के मुसलमान अपने आप को अरब से जोड़ने लगे, यहां से उनकी एक पहचान ही अलग हो गई कि चूंकि ये भारत के वैदिक सभ्यता इत्यादि को नहीं मानते, ये तो अरब वाले हैं, और यहीं से हिंदू मुसलमानों में दूरी भी पैदा होनी शुरू हुई। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान इत्यादि लोगों ने अपने आप को अरेबियन मुसलमान बताया, अरब के साथ अपनी आइडेंटिटी जोड़ने लगे,
टर्की के साथ और जो खलीफा वगैरह थे उनके साथ अपनी आइडेंटिटी तलाशने लगे और यहीं से उनके मन में अलगाव की भावना आनी शुरू हुई। ठीक है, तो फासिज्म ने भी, जो फासिज्म नस्लवाद पर आधारित था और कट्टर राष्ट्रवाद पर आधारित था, इन दोनों का प्रभाव भी भारत में पड़ा और फासीवाद ने यह सिखाया कि एक पर्टिकुलर जाति धर्म संप्रदाय के लोग ही एक राष्ट्र में आ सकते हैं, बाकी दूसरे का उन राष्ट्र में कोई स्थान नहीं। सुभाष चंद्र बोस कंटिन्यू इन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1939 के बाद नहीं थे। हालांकि वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में तो थे, लेकिन भारत में ना होकर के वो विदेशों से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को चला रहे थे। तो एक संभावना यह भी है कि सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे पर्सनालिटी थे भारत में जिनको हिंदू भी उतना ही मानते थे, मुसलमान भी उतना ही मानते थे। जवाहरलाल नेहरू भी और मोहम्मद अली जिन्ना भी। और मोहम्मद अली जिन्ना यदि किसी एक व्यक्ति से डरते नहीं थे, मतलब झुकते थे, सम्मान करते थे और उसकी बात का आदर करते थे, वो गांधी नहीं थे। गांधी के साथ तो बिल्कुल 36 का आंकड़ा था, वो थे सुभाष चंद्र बोस। और यह बात जिन्ना ने कही है कि अगर सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रधानमंत्री बनते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं बिल्कुल भी अलग से पाकिस्तान की मांग नहीं करता। तो एक संभावना यह भी है कि यदि सुभाष चंद्र बोस कंटिन्यू रहते राष्ट्रीय कांग्रेस में तो शायद वो भी विभाजन को रोक लेते, वो विभाजन नहीं होने देते, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से जिन्ना को दिक्कत थी, सुभाष चंद्र बोस से उनको कभी कोई दिक्कत नहीं थी। पर्सनल एम्बिशन, इसके अलावा विभाजन के पीछे सबके अपने अपने कारण थे, सबकी अपनी अपनी अभिलाषाएं थी। तो अगर किसी का कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं होता, जैसे कांग्रेस की एक अभिलाषा थी, कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस ने और भारत के एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि भारत के विभाजन के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार है वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस को सत्ता की लालच थी, सत्ता की लोभ थी। और कांग्रेस को लग रहा था कि भारत में लंबे समय से कांग्रेस ने संघर्ष किया है, तो भारत पर केवल और केवल कांग्रेस राज करेगा और कोई दूसरा राज नहीं करेगा। ऐसा गांधी ने भी कहा है कि कांग्रेस अब सत्ता लोलुप हो चुकी है, सत्ता के प्रति भागने लगी है, इसलिए गांधी ने कहा था कि कांग्रेस का कार्य केवल भारत को आजादी दिलाना था, सत्ता सुख भोगना नहीं, इसलिए कांग्रेस को डिसमेंटल कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो कांग्रेस की भी अपनी अभिलाषाएं थी, मुस्लिम लीग की अपनी अभिलाषा थी। मुस्लिम लीग को मुस्लिम राष्ट्र बनाना था, हिंदू महासभा को हिंदू राष्ट्र बनाना था, कांग्रेस को अपने नेतृत्व में देश बनाना था, सबकी अपनी अपनी अभिलाषाएं थी। अगर इनकी अपनी अपनी अभिलाषा ना होकर के इन सबकी एक राष्ट्रीय अभिलाषा होती, एक कॉमन एस्पिरेशन होता सबका, तो शायद विभाजन रुक सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साइड लाइनिंग ऑफ गांधी, 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे बंबई और इत्यादि जगह पर, वहीं से गांधी और कांग्रेस के बीच में डिफरेंस आना शुरू हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि गांधी सोच रहे थे हम एक आंदोलन शुरू करेंगे, लेकिन कांग्रेस आंदोलन के लिए नहीं चाहती थी। और गांधी ने फिर गुस्सा होकर के, और 1937 के बाद गांधी ने त्यागपत्र भी दे दिया था कांग्रेस से, और फिर वो अपने सकारात्मक कार्यवाही, दलित उद्धार, हरिजन उद्धार के कार्यक्रम में चले गए थे। फिर 1942 के समय कांग्रेस में वापस आए गांधी जी, लेकिन उनका वो महत्व, वो कद, वो मान सम्मान कांग्रेस में नहीं रह गया, क्योंकि इन खाली समय में कांग्रेस में नेहरू और पटेल जैसे लोगों का कद बहुत ज्यादा बढ़ गया, और जब दोबारा गांधी आए तो उनका कोई महत्व कांग्रेस में रह नहीं गया। तो एक प्रकार से गांधी साइडलाइन हो गए थे, और अब गांधी की बात न मुस्लिम लीग मान रही थी, न कांग्रेस के लोग खुद मान रहे थे। और जब कांग्रेस के लोग खुद नहीं मान रहे थे तो मुस्लिम लीग ने कहा कि गांधी की बात जब खुद कांग्रेस के लोग नहीं मान रहे हैं तो फिर हम कैसे मान लें। तो गांधी को साइडलाइन करना, अगर गांधी उस समय उतने ही एक्टिव होते जितने वो 1932 में सिविल डिसोबीडियंस के समय रहे, तो शायद ये मामला, ये जो विभाजन का मुद्दा, ये टल सकता था। विक्ट्री ऑफ एक्सियल पावर्स इन वर्ल्ड वॉर सेकंड, यदि एक्सियल पावर माने जापान, जर्मनी, टर्की, अगर इनका विजय हो गया होता द्वितीय विश्व युद्ध में, तो भी भारत का विभाजन रुक जाता, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और आईएनए उन्हीं की मदद से अंग्रेजों को भारत में हरा रहे थे। और अगर इनकी जीत होती तो सत्ता कांग्रेस के हाथ में नहीं, सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आती, और फिर उनके हिसाब से भारत का निर्माण होता। ठीक है, तो ये 8 बड़े फैक्टर हैं जो ये कहते हैं कि अगर ये चीजें होती या नहीं होती तो भारत का विभाजन रुक सकता था। लेकिन बाकी भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, जिसमें मैंने यहां पर 14 फैक्टर्स लिखे हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत का विभाजन तो होना ही था, कोई रोक ही नहीं सकता था। और यदि रोकते विभाजन को तो शायद इससे उसके बाद जो परिणाम आया विभाजन के जस्ट बाद, उससे भी खतरनाक परिणाम आते। तो भारत
भारत का विभाजन नहीं रोका जा सकता था, इसके पक्ष में ज्यादातर है। और अल्टीमेटली कंक्लूजन में हमें यही बताना है कि सब कुछ मिलाकर के हम यही कह सकते हैं कि भारत का विभाजन तो होना ही था, इसको रोका नहीं जा सकता था, यही ट्रुथ है। ठीक है, तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो ये कहते हैं कि भारत का विभाजन नहीं रोका जा सकता था, ऐसी क्या समस्याएं आ गई थी, हम उनको देखते हैं। तो रोका नहीं जा सकता था, क्यों नहीं रोका जा सकता था? बिकॉज क्या कारण थे? पहला, एक्सट्रीम कम्युनलिज्म। आजादी के दिन के ठीक पहले तक 3 जून 1947 के बाद भारत में भयानक मात्रा में संप्रदायवाद की भावना बढ़ गई। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया और नोआखाली में, रावलपिंडी में, कलकत्ता में, लाहौर में जगह जगह हिंदुओं को, सिखों को मारा जाने लगा। अब उसके प्रत्युत्तर में हिंदू भी सामने आए और भारी मात्रा में सांप्रदायिक दंगा फैल गई, क्योंकि मुस्लिम लीग को तो हर स्थिति में पाकिस्तान लेना ही लेना था। अब उनके दिल दिमाग में यह बात क्लियर हो चुकी थी कि जिन्ना ने कहा भी था, ईदर डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया, या तो भारत का विभाजन कर दीजिए या तो नहीं तो फिर भारत को बर्बाद कर देंगे। तो इस लेवल का नरसंहार शुरू हो गया था भारत में, सांप्रदायिकता इस लेवल पे फैल गई थी कि कांग्रेस ने अल्टीमेटली मजबूर होकर के ही इस विभाजन को स्वीकार किया। ठीक, दूसरा एक कारण है, अच्छा यहां पर एक और कारण आपको मैं बता देता हूं, मैं भूल गया था। 8 कारण है, 9वां कारण आप और लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिखा। इफ जिन्ना हैड टू पीएम, 9वां कारण आपको ध्यान रखना है, यदि जिन्ना को पूरे भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाता, हालांकि वो कांग्रेस को मंजूर नहीं थे, तो भी शायद विभाजन रुक सकता था। ठीक है, तो ये 9 कारण बना। अब यहां पर हम देखते हैं दूसरा विभाजन क्यों नहीं टाला जा सकता था। तो पहला तो यह है कि एक्सट्रीम लेवल आ चुका था संप्रदायवाद का। दूसरा, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी अंग्रेजों की, उसी के हिसाब से पहली बार इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया मुसलमानों को, और यहीं से मुसलमानों की अभिलाषाएं बढ़नी शुरू हुई और अंग्रेजों ने भी अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। मुसलमानों को उकसाने लगे कि तुम हिंदुओं से अलग हो, तुम हिंदुओं से अलग हो, ठीक है, तुम्हारा पिछड़ापन है, वो तुम्हारा पिछड़ापन हम दूर करेंगे, ये तमाम बातें। और यहां से भी, और फिर बाद में कांग्रेस ने, आपको ध्यान रखना है कि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स प्लस लखनऊ पैक्ट, ये भी ध्यान रखना है आपको कि लखनऊ पैक्ट ने कैसे विभाजन को तय कर दिया, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट आया था 1909 में, जिसको कांग्रेस ने 1916 तक नहीं माना था, लेकिन 1916 में कांग्रेस ने भी इस बात को मान लिया कि ठीक है, मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। और यहीं से मुसलमानों के अंदर एक सेपरेशन की भावना आ गई कि हमको कुछ प्रिविलेज दिया जा रहा है, इट मींस वी आर डिफरेंट फ्रॉम द हिंदूज। और लेटर ऑन इसी बात को जिन्ना इत्यादि लोगों ने हवा दिया, जिहाद का नारा दिया, मुसलमानों को बताया कि धर्म तुम्हारा खतरे में है, तुम हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ सुरक्षित नहीं हो। ये तमाम बातें फिर आगे यहीं से बढ़नी शुरू हुई। हमें याद रखना है 1857 के पहले भारत में कोई संप्रदायवाद नहीं था, हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते थे। ठीक है, इस्लाम अंडर थ्रेट, एक ये वाला भी कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है, ये जानबूझ करके एक बात फैलाई गई जो कट्टरपंथी मुस्लिम थे उनके द्वारा कि भारत में मुसलमानों का धर्म खतरे में। ठीक है, और इसके कुछ कारण भी थे, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल ये कोरी बकवास थी, ऐसा नहीं। ठीक है, कुछ कारण इसमें जो प्रारंभिक थे 1906 के बाद, वही जो गर्मपंथियों ने किया, शिवाजी उत्सव, राखी बंधन, गंगा नहाना, ये तमाम बात। ठीक है, अगली बात टू नेशन थ्योरी। ये जो टू नेशन थ्योरी आ गया और उसके बाद में फिर मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, तो धीरे धीरे ये 2 राष्ट्र का सिद्धांत इतनी गहरी जड़ जमा चुकी थी भारत में कि अब मुसलमान पाकिस्तान के अलावा कुछ और पे मंजूर नहीं कर रहे थे। खास करके लगभग 90% मुसलमान भारत के एक अलग पाकिस्तान चाहते थे। ठीक है, पर्सनल एम्बिशन, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा, खास करके मुस्लिम लीग में जो महत्वाकांक्षा थी कि हम एक मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे और दुनिया में मुसलमानों का मसीहा बन के रहेंगे। पाकिस्तान आज भी इसी लाइन पे चल रहा है। यह अलग बात है कि दुनिया के मुसलमान उसको अपना मसीहा नहीं मानते, लेकिन वो दावा करता है कि इस्लाम का रक्षा करने का अधिकार केवल और केवल पाकिस्तान को है। ठीक है, तो ये सब चीजें उनको अपना पूरा करना था, वो भारत में रह के कर नहीं सकते थे, तो एक अलग देश की उनकी डिमांड थी। लास्ट रिजॉर्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ इंपीरियल पावर्स। एक बात हमें ध्यान रखना है, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, जिसने भी दुनिया के किसी दूसरे देश को गुलाम बनाया, और वो उतना ही महत्वपूर्ण देश था जितना ब्रिटेन के लिए भारत, तो इन इंपीरियल पावर्स ने उस देश को तोड़कर ही छोड़ा है।
अगर आजाद किया है तो उसको तोड़कर ही आजाद किया है। ये केवल ब्रिटेन की बात नहीं है, फ्रांस ने भी ऐसा किया है, अमेरिका ने भी ऐसा किया, सबने ऐसा किया। तो ये जो साम्राज्यवादी देश थे, ये इनकी आदत थी कि जब किसी देश को छोड़ो तो उसको इतना कमजोर करके छोड़ो, उसके टुकड़े टुकड़े करके छोड़ो, ताकि वो दोबारा हमारे अगेंस्ट किसी प्रकार का रिवेंज, बदला लेने की भावना में उसको दसों क्या सैकड़ों हजारों साल लग जाए हमारे बराबर आने में। इसलिए वो इतना कमजोर और टूटा फूटा करके उस देश को छोड़ते थे। ऐसे कई जगह उदाहरण है, और ऐसा केवल ब्रिटेन ने नहीं किया, फ्रांस ने भी ऐसा किया है, ब्रिटेन ने भी ऐसा किया है, अमेरिका जैसे देशों ने भी ऐसा किया है। ब्रिटेन ने क्या क्या किया? पैलेस्टाइन को तोड़ दिया। और ये जो आज पैलेस्टाइन और इजराइल का जो मुद्दा है, ये अंग्रेजों की देन है, ठीक है। साइप्रस को 2 भागों में तोड़ा, बर्मा को तोड़ दिया, अफ्रीका के कई देशों को। आप देखिए अफ्रीका में, एकदम अफ्रीका का यदि आप नक्शा देखेंगे तो अफ्रीका में आपको जो बाउंड्री लाइंस है 2 देशों के बीच में, वो एकदम सीधी रेखा दिखाई देगी, जबकि 2 देशों के बीच में कभी सीधी रेखा, बाउंड्री लाइन नहीं होती। यानी मनमाफिक 2 देशों के बीच में नक्शा में लाइन खींच दिया, बोले अब आज के बाद ये नॉर्थ सुडान है, ये साउथ सुडान है, ये इजिप्ट है, ये फलाना है, ठिकाना है। तो बांट बांट करके ही आजाद किया है अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने। ये उनकी हमेशा से योजना रही। उसी प्रकार फ्रांस का शासन कहां था? ज्यादातर इंडो चाइना में, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम को 2 भागों में तोड़ दिया, नॉर्दर्न वियतनाम, सदर्न वियतनाम। तो बाद में उनका एकीकरण हो गया, ठीक है। इसी प्रकार एलाइड पावर माने जर्मनी, जापान, इधर जो थे जापान था, रसिया, एलाइड पावर में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे देश, इनकी एक आदत थी। इसी प्रकार इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को खंड खंड कर दिया, कोरिया को 2 भागों में बांट दिया, इटली को बांट दिया। तो कुल मिलाके ये साम्राज्यवादी शक्तियों का एक आदत रहा है, एक हॉबी रही है, एक तरीका रहा है कि जब भी कभी किसी देश को आजाद करो, इतना कमजोर करके करो, इतना खंड खंड करके करो, और उनमें से एक को अपने पक्ष में रखे रहो। जैसा भारत पाकिस्तान को विभाजन किया, तो पाकिस्तान को लल्लो चप्पू करके हमेशा उन्होंने अपने साथ रखा, ठीक है। तो ये तमाम उनकी रणनीतियां रहती हैं। तो ऐसी सब रणनीति में विभाजन को रोकना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि दिल से तो वो खुद चाहते थे कि विभाजन हो, क्योंकि विभाजन होना उनके हक में था। एक यूनाइटेड इंडिया उनके फेवर में नहीं था, ठीक है। और आगे देखते हैं, ब्रिटिश एंड कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट। अंग्रेजों के साथ साथ जो पूंजीपति थे और जो पूंजीवाद था, कैपिटलिज्म था, उसका भी इंटरेस्ट इसी में था कि भारत को तोड़ दिया जाए। क्यों? उसका कारण मैं बताता हूं। 1946 से ही जवाहरलाल नेहरू ने यह तय कर लिया था कि जब भारत आजाद होगा, 1946 से, बल्कि 1945 से, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद से दुनिया में कोल्ड वॉर चलने लगा। कोल्ड वॉर 2 गुटों के बीच में लड़ाई थी। एक तरफ था सोशलिज्म, जिसका मुखिया बना हुआ था रूस, चाइना, दूसरे तरफ था कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म का मुखिया था अमेरिका, ब्रिटेन। ये चाहते थे कि जितने नए देशों को आजाद किया जा रहा है वो कैपिटलिज्म को अपनाएं, और रूस कोशिश कर रहा था कि इन सबको सोशलिज्म में शामिल किया जाए, ठीक है। लेकिन 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया, और जवाहरलाल नेहरू ने ही नहीं, बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने 5 और देश, घाना, इंडोनेशिया, इजिप्ट, ऐसे, और इन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की भारत के साथ, जिसका कहना था, जिसका मतलब है कि हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, किसी गुट में नहीं रहेंगे, ना हम साम्यवादी गुट में रहेंगे, ना हम पूंजीवादी गुट में रहेंगे। इससे यह तय हो गया कि भारत यदि आजाद हो भी जाएगा तो वो कैपिटल गुट में, कैपिटलिस्टिक गुट में नहीं आने वाला। इससे अमेरिका को चिंता हुई, इससे ब्रिटेन को चिंता हुई, क्योंकि एशिया का एक बड़ा महत्वपूर्ण देश था भारत। अगर भारत किसी गुट में शामिल होगा तो छोटे मोटे सारे देश उसी गुट में शामिल होंगे, और उससे कैपिटलिज्म या सोशलिज्म की ताकत बढ़ेगी। इसलिए ब्रिटेन और जो कैपिटलिस्ट पावर थे, उनको दूसरा विकल्प दिखाई दिया पाकिस्तान, क्योंकि मुसलमानों को वो शुरू से बरगलाते आ रहे हैं और मुसलमान बरगलाते उनके चक्कर में आ रहे हैं। तो पाकिस्तान बनाना जरूरी था इनके लिए, क्योंकि जब पाकिस्तान बनेगा तभी तो एशिया में हमको घुसने का मौका मिलेगा, क्योंकि भारत ने तो कह दिया हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, हमें घुसने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक। इसलिए अच्छा, दूसरी बात, जवाहरलाल नेहरू खुद एक समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, और ये अंग्रेज लोग जानते थे। तो यह संभावना थी कि आजादी के बाद
पूंजीवादियों को घुसने का मौका नहीं मिलेगा भारत में। हाँ, साम्यवादी लोग जरूर घुस सकते हैं, ये डर था अंग्रेजों को, इसलिए उसका काउंटर तलाशने के लिए एक देश के रूप में पाकिस्तान बनाया गया और बाद में ब्रिटेन और अमेरिका ने उसको इतनी मदद दिया, वहां पर कैपिटलिज्म फैलाया गया और आज तक उनका पिछलग्गू बना हुआ है पाकिस्तान। और पाकिस्तान एक राष्ट्र, एक नेशन के रूप में कभी नहीं बन पाया, उनका पिछलग्गू ही बना। ठीक है, तो ये भी कारण था कि भारत का विभाजन करना ही करना जरूरी था। नेहरू पटेल अलायंस इन कांग्रेस, मैं बताया 1937 के बाद गांधी तो चले गए कहीं और, उनको नेपथ्य में ढकेल दिया गया, नेपथ्य माने उनको एलिनेट कर दिया गया और कद बढ़ने लगा गांधी और नेहरू का। गांधी नेहरू ने ठान लिया था कि भारत का विभाजन, क्योंकि जिस लेवल की सांप्रदायिकता भारत में फैल रही थी, तो अब उनको समझ में आ गया था कि विभाजन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुस्लिम लीग सक्सेस इन 1946 इलेक्शन, 1946 में मुस्लिम लीग की बड़ी अच्छी विजय हुई। इसके पहले 1937 में एक चुनाव हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग जीती तो थी, लेकिन उसकी जीत ना के बराबर थी। ज्यादातर मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया था। लेकिन 1946 में जब इलेक्शन हुआ, तो 1937 में जो इलेक्शन मुस्लिम लीग हारी थी, उससे मुस्लिम लीग ने कई शिक्षाएं ली। पहली शिक्षा तो ये ली कि 1937 तक मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक पाकिस्तान देश के बारे में सोचा ही नहीं था और ना ही उसको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल किया था। इसलिए मुस्लिम लीग को लगा कि एक तरफ कांग्रेस में गांधी है जो जनता का नेता है, बिल्कुल आम आदमी की तरह रहता है, जनता की भाषा बोलता है, जनता के बीच रहता है, जनता की तरह खाता पीता है, संत टाइप का आदमी है। और जिन्ना के लिए यह कर पाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो शुरू से रॉयल लाइफ जीते आता है। तो गांधी से तो टक्कर हम नहीं ले सकते, तो जिन्ना के पास क्या विकल्प बचा? जिहाद को भड़काओ, धर्म का सहारा लो, पाकिस्तान बनवाएंगे मुसलमानों के लिए ये सहारा लो। और 1937 के बाद मुस्लिम लीग ने अपनी रणनीति में सुधार किया और कट्टर राष्ट्रवाद फैलाना शुरू किया। मुसलमानों के बीच में जाते थे, बोले भैया हम तो तुम्हें पाकिस्तान दिलाएंगे, देखो हिंदुओं के साथ हमारा हित सुरक्षित नहीं है। ठीक है, उनको बताया कि ये जिहाद है और इस प्रकार की बातें जब की और धर्म का घूंट जब पिलाया सारे लोगों को, तो मुस्लिम लीग में जिन्ना का कद बहुत तेजी से बढ़ा। और जब 1946 में इलेक्शन हुआ तो 90% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया और काफी सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, जिसमें से बंगाल, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इत्यादि में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई थी। तो जब इतनी बम्पर जीत मुसलमानों को मिली, मुस्लिम लीग को मिली, तो मुस्लिम लीग को लग गया कि अब तो पाकिस्तान हमें मिल ही जाएगा। इतनी बड़ी जीत का फायदा यदि हम नहीं उठाए और फिर यही लालच दे करके तो हमने वोट पाया है मुसलमानों का, अब अगर हम इनके लिए पाकिस्तान अलग से नहीं लेंगे तो अगली बार यदि चुनाव होगा तो हमें वोट नहीं मिलने वाला। ये तमाम रणनीतियां आपको समझते चलना है। ठीक है, तो इस जीत ने मुस्लिम लीग की जो इच्छाएं थी, इंस्पिरेशन थी, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और अब वे पाकिस्तान से कम में समझौता करने वाले नहीं थे। इसी बीच कैबिनेट मिशन आया, बैबल प्लान आया, एटली का डिक्लेरेशन आया और इन तीनों में यह बात स्पष्ट कही गई थी कि यदि कोई भी एक तबका हिंदुस्तान का भारत के कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में शामिल नहीं होता तो हम उनको एक अलग देश बनाएंगे, उनके लिए एक अलग संविधान बनाएंगे। इन सब बातों ने मुस्लिम लीग का जो हौसला है वो काफी ऊंचा कर दिया। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके अलावा भारत को आजाद करने की शर्त ही थी। क्या शर्त थी? पहली शर्त यह थी कि पहले भारत में जितनी बड़ी पार्टियां हैं वो एक मन बना लें, जो कि असंभव था। खास करके दो बड़ी पार्टियां मुस्लिम लीग, कांग्रेस, ये दोनों एक मन बना लें, दोनों एक हो जाएं, दोनों गले मिल रहे आपस में, ये संभव नहीं था। ठीक है, तो हमें इंडिपेंडेंस विभाजन की शर्त में ही मिली है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक तरफ इंडिपेंडेंस की खुशी तो थी, लेकिन दूसरी तरफ विभाजन का कड़वा घूंट भी साथ में अंग्रेजों ने दिया। ठीक है, तो ये शर्त ही थी। पहली शर्त यही थी कि आप सब इकट्ठे हो जाओ, जो इम्पॉसिबल था। तो दूसरी बात क्या थी? ठीक है, विभाजन करो। ठीक है, ये बात है। ठीक है, कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि कैबिनेट मिशन में भी यही बात कही गई थी, एटली के स्टेटमेंट में, बैबल प्लान में, सब जगह यही कहा गया था कि पहले तुम एक हो जाओ, उसके बाद हम तुम्हें आजादी देंगे, अदरवाइज हम विभाजन करके आजादी देंगे। एक तो हो नहीं पाए तो विभाजन करके आजादी मिला। नेहरू इन 1937 के चुनाव में कांग्रेस की बंपर जीत हुई थी और 11 में से 8 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाया था, 3 में मुस्लिम लीग ने बनाया। तो मैं बताया 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग की एक प्रकार से हार हुई थी, कांग्रेस की बंपर जीत हुई थी। और इस जीत में
नेहरू बाबले हो गए और नेहरू ने डिक्लेयर कर दिया देयर आर ओनली टू पावर्स इन इंडिया, भारत में दो ही शक्तियां हैं, एक तो ब्रिटिश सरकार है, दूसरी कांग्रेस है। मुस्लिम लीग की कोई औकात नहीं रह गई। इससे मुस्लिम लीग को भी गुस्सा आया। ठीक, आगे चल करके नेहरू ने यह भी कह दिया कि अब मुस्लिम लीग से कोई बातचीत नहीं होगी, केवल मुस्लिम लीग कांग्रेस में जब तक मर्ज नहीं करेगी मुस्लिम लीग के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और मुस्लिम लीग इस हद तक इस चुनाव में हार गई है कि उसको कांग्रेस में मर्ज हो जाना चाहिए। इस प्रकार की बातों ने मुस्लिम लीग के जो गुस्सा था उसको और ज्यादा भड़का दिया और मुस्लिम लीग ने कहा कि ठीक है अब हम दिखाते हैं आपको। और फिर 1946 के चुनाव में देखो क्या हुआ। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट, तो इतिहास में ये पता चलता है कि कभी कभी कोई छोटी सी बात, चाहे वो आप अति उत्साह में बोले, जानबूझ करके बोले, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होती है। नेहरू का ये स्टेटमेंट इसी प्रकार की एक बात हुई और यहीं से नेहरू जिन्ना में भी खाई जो है वो बहुत गहरी होनी शुरू हुई। मेंबरशिप, इसके अलावा अगर जो पार्टियां, जो बड़ी महत्वपूर्ण पार्टियां थी उस समय, हम अगर देखें तो 3 महत्वपूर्ण पार्टियां थी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। इनके यदि हम मेंबरशिप का स्ट्रक्चर देखें तो भी उससे पता चलता है कि हिंदू मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते। जैसे कांग्रेस में 97% हिंदू थे। इसके अलावा जैसे जैसे भारत को आजादी मिलने का समय आ रहा था, कांग्रेस के जो वर्कर्स थे वो सब बूढ़े होते जा रहे थे। अब देखिए पटेल 50 में गुजर गए, 64 में नेहरू गुजर गए, उसके पहले नेहरू, गांधी, लोकमान्य तिलक, ये सब तो पहले निपट चुके थे। तो कांग्रेस में ज्यादातर बूढ़े लोग थे और बूढ़े लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी बची नहीं थी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग में 100% मुसलमान थे और इसमें युवा चेहरा ज्यादा थे, जिन्ना खुद काफी युवा थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके मेंबरशिप का जो स्ट्रक्चर था उसके कारण भी कोई चांस ही नहीं था कि मुस्लिम लीग और हिंदू कांग्रेस में मेल मिलाप हो जाए। इनएप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन एंड हिस्ट्री, इसके अलावा इतिहास और धर्म की गलत व्याख्या, हिंदू जो कांग्रेस वाले थे वो अपने हिसाब से इतिहास की व्याख्या करते थे, धर्म की व्याख्या करते थे, गांधी का अलग व्याख्या था। मुस्लिम लीग में धर्म और इतिहास की अलग व्याख्या थी। इतिहास में प्रेरणा भी कांग्रेस के अंदर शिवाजी इत्यादि से लिया जाता था, तो इधर टीपू सुल्तान से लिया जाता था, अरब से लिया जाता था, खलीफाओं से लिया जाता था। तो कुल मिलाकर के गलत इंटरप्रिटेशन दोनों के द्वारा किया गया। सही इतिहास और सही धर्म को दोनों ने नहीं समझा और फिर अलगाव दोनों के बीच में गहरा होता चला गया। इसके अलावा जो कम्युनिस्ट है भारत में, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, एम.एन. रॉय, इन्होंने पूरा दोष कांग्रेस के सर पे मर दिया है कि भारत के विभाजन का जो असली जिम्मेदार है वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस को सत्ता की लालच थी। तो ये 14 बातें हैं जिनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि इन परिस्थितियों के रहते हुए भारत का विभाजन ही उचित था, भारत के विभाजन को रोकना उचित नहीं था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो निष्कर्ष में हम यही कहेंगे कि भारत का विभाजन रोका नहीं जा सकता था। यदि रोक लिया जाता तो शायद नहीं रोकने के बाद जो हिंसा हुई उससे ज्यादा हिंसा रोक लेने के बाद होती, क्योंकि मुस्लिम लीग अब कसम खा के बैठी थी कि पाकिस्तान से कम कुछ नहीं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा हमने यहां पर सॉर्ट आउट किया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बास पार्टीशन ऑफ इंडिया, अ ट्रेजेडी और एक्सीडेंट। ठीक है, भारत का जो विभाजन हुआ वो क्या वो एक त्रासदी थी, एक दुर्घटना थी, या एक सोची समझी रणनीति थी? ठीक है, तो एक दुर्घटना है। यस, इंडिया का जो पार्टीशन हुआ वो एक ट्रेजेडी थी, त्रासदी। कौन सी घटना त्रासदी बन जाती है? जब कोई घटना घटित हो और हम ये आशा लगा के बैठे कि इस घटना के घट जाने के बाद हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा होने लगे, सब कुछ बुरा होने लगे, तो वो घटना हमारे लिए त्रासदी बन जाती है, ट्रेजेडी बन जाती है, एक्सीडेंट बन जाती है। ठीक है, तो भारत का विभाजन एक ट्रेजेडी था, एक एक्सीडेंट था, ये बात सत्य है। हम साबित करते हैं कैसे? पहली बात, इट वाज डन इन हरी। पहली बात तो ये कि भारत का विभाजन जल्दबाजी में किया गया, सोच समझ के, प्रॉपर प्लान बना करके, चाक आउट करके, समझौता करके, समरसता के साथ ये सब नहीं किया गया। भारी हिंसा हुई, मनमुटाव हुआ, खटास आए रिश्तों में, तब जाकर के विभाजन हुआ, जल्दबाजी में हुआ। वहां ब्रिटेन में भी सत्ता परिवर्तन हुआ, चर्चिल के बाद एटली आए फरवरी 1947 में, और आनंद फानंद में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भारत को हम आजाद कर देंगे 1.5-2 महीने बाद। अब इस 1.5-2 महीने के अंदर प्लान तैयार हुआ, तो ये सोची समझी रणनीति नहीं थी, जल्दबाजी में किया गया। और जल्दबाजी में किया गया कोई भी काम एक ट्रेजेडी होती है, उसका कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होता। दूसरी, डेथ एंड कैजुअलिटीज। अगर ये पार्टीशन सुखद रहता भारत के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, तो हम कहते हैं कि शायद ये ठीक था,
लेकिन इसके कारण दोनों तरफ से, पाकिस्तान से भी भारत से भी लोग मारे गए, कैजुअलिटीज हुई, लोगों को घर से बेघर होना पड़ा, अपनी संपत्ति छोड़ के जाना पड़ा, अपनी जड़ें, अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज सब कुछ तबाह हो गया, लोगों की भावनाएं बटी हैं। वास्तव में विभाजन से भूमि नहीं बटी, लोगों की भावनाएं, लोगों की संस्कृति, लोगों की मान्यताएं, लोगों के लाइफस्टाइल सब कुछ बट गए। ये इतनी बड़ी त्रासदी थी, जो भोगा होगा वही जानता है। अपनी जड़ों से अलग होकर के, अपने लोगों से अलग होकर के, अपनी परंपरा, अपनी चीजों से अलग होकर के एक दूसरे जगह पे जाना, उसको अपना राष्ट्र मानना, वहां पर जो हमारे अपने नहीं है उनके साथ तालमेल बिठाना, ये सब एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। 10 लाख से ऊपर लोग इस सांप्रदायिकता के दौड़ में मारे गए। जो लोग पाकिस्तान में बच गए थे, हिंदू, सिख या नॉन मुस्लिम, उनको काट काट के ट्रेन में भर भर के हिंदुस्तान भेजा गया। ये तमाम चीजें गदर फिल्म आप देखिए, पिंजर फिल्म देखिए, ये तमाम चीजें कई जगह पर दिखाई गई हैं। ठीक है, हिंदुस्तान में भी उसका प्रत्युत्तर हुआ। तो कुल मिलाकर के 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5 करोड़ से ज्यादा रिफ्यूजीज, शरणार्थी, ठीक है, जिसमें से 72% भारत में शरणार्थी थे, 28% के आसपास पाकिस्तान में। तो इतनी बड़ी संख्या में पलायन हुआ, लोग शरणार्थी बने, अपनी संपत्ति, अपनी घर, अपने जायदाद सबसे उनको दूर होना पड़ा। तीसरी बात, अनसैटिस्फाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। आज तक भारत पाकिस्तान के बीच में जो बंटवारा होना था, भूमि का, संपत्ति का, लोगों का, मिलिट्री का, रेलवे का और भी तमाम चीजों का, उससे पूर्ण रूप में पाकिस्तान खुश नहीं है और वो इस बात का हवाला देता रहता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के वो भारत से अपनी दुश्मनी जो है निकालता रहता है। तो इस विभाजन की जो त्रासदी है, जो वो ट्रेजेडी थी, उसको आज भी इंडिया और पाकिस्तान को बियर करना पड़ रहा है अंडर कम्युनल हॉलोकॉस्ट। दूसरी बात, ये जो विभाजन हुआ, ये सांप्रदायिकता के चलते हुआ, कोई मर्जी से नहीं हुआ। लोगों की मर्जी तो पूछी नहीं गई, भाई तुम क्या चाहते हो, ब्रिटिश पॉलिसी। तो ये दो मजबूरी में हुआ, एक तो सांप्रदायिक दंगे हुए और दूसरा अंग्रेजों की मर्जी था। जनता की मर्जी से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। जनता से पूछते तो वो नहीं कहते कि भैया हम यहां से वहां जाएंगे। ठीक है, आफ्टरवर्ड इंपैक्ट, विभाजन के बाद कई ऐसे दुखदायी परिणाम आए। टेररिज्म आया, सेपरेशन की फीलिंग आई, कम्युनिज्म, संप्रदायवाद की भावना आया, माइग्रेशन, पलायन हुआ, माइग्रेशन, अनेक प्रकार की दुख, तकलीफ, पीड़ा, संपत्ति से अलग होना, ये तमाम समस्याएं आज तक चल रही हैं। उसी प्रकार सिटीजनशिप, माइनॉरिटी, बॉर्डर इशू, ऐसे तमाम मुद्दे हैं दोनों देशों के बीच में जो आज तक अनरिजॉल्व्ड है। ये पॉइंट ऑफ क्लैश, लड़ाई झगड़ा का मुद्दा बना हुआ है। तो ऐसी जो परिस्थिति में विभाजन एक सुखद घटना नहीं थी, एक त्रासदी थी, ये हम साबित करते हैं। ठीक है।